हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान का बड़ा ही जहरीला बयान, कहा कश्मीर गाजा के जैसा भारत ने, जिसके बाद दिया ऐसा जवाब। दोस्तों आप भी जानकर रह जाएंगे दंग। साथ ही साथ बताएंगे आपको जहां पर क्या नेपाल की तरह भारत के हाथ से भी निकल रहा है भूटान। सीमा विवाद पर बड़ा समझौता चीन के हवाले हो सकता है डोकलाम। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद भारत ने भूटान सरकार को दे दी है कड़ी और बड़ी चेतावनी, बड़ी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे कैसे राहुल गांधी को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं लिख कर दे रहा हूं, अब नहीं आएगी मोदी सरकार। पूरा बयान आपको बताएंगे दोस्तों, एक से एक खबर बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान का जहरीला बयान, कश्मीर को बताया गाजा के तरह, जिसके बाद भारत ने दिया करारा जवाब। बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर राग अलापा अपनी बेइज्जती करवाई। दरअसल पाकिस्तान ने इजरायल और फलस्तीन में जारी जंग के बीच यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर डाली। जी हां, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि कश्मीर के लोगों का हाल भी मौजूदा समय में फलस्तीनियों के जैसा है। जिस तरह से इजरायल फलस्तीन में लोगों की आजादी को दबा रहा है, ठीक उसी तरह भारत भी कश्मीर में कश्मीरियों की आवाज सुनने से इनकार कर रहा है। जिस पर भारतीय अधिकारी ने कहा कि भारत हमेशा से इजरायल फलस्तीन मसले का शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। इजरायल फलस्तीन संघर्ष पर प्रतिक्रिया देने के तुरंत बाद भारतीय अधिकारी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं खत्म करूं उससे पहले मैं उस टिप्पणी का जिक्र करना चाहता हूं जो एक प्रतिनिधि मंडल की तरफ से बिल्कुल किसी पुरानी आदत की तरह था। उसमें उन संघ शासित प्रदेशों का जिक्र था जो मेरे देश का आंतरिक और अभिन्न अंग है। मैं ऐसी टिप्पणियों का अवमानना का प्रयास मानता हूं और इन पर जवाब देकर इन्हें कोई सम्मान नहीं देना चाहता हूं। गौरतलब है कि महीने भर पहले पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण के दौरान कश्मीर राग अलापा था। तब भी भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था। तब भारत ने करारा हमला करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे में जो भारतीय क्षेत्र है उन्हें खाली करना चाहिए और सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। साथ ही आरोप लगाया था कि पाकिस्तान सबसे बड़ी संख्या में आतंकियों को पनाह देता है। अभी तक इस देश ने 26/11 के आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारतीय अधिकारियों ने तो करारा जवाब दिया ही पाकिस्तान को। आप लोग एक भारतीय होने के नाते क्या जवाब देना चाहेंगे इस मुद्दे पर दोस्तों, जो कश्मीर को गाजा जैसा बता रहा है? ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, सीमा विवाद पर समझौता चीन के हवाले हो सकता है डोकलाम। क्या नेपाल की तरह भारत के हाथ से निकल रहा भूटान? हिमालय की गोद में बसे भूटान में चीन की सलामी स्लाइसिंग ने भारत चीन संबंधों में सबसे खराब अध्यायों में से एक की पटकथा लिखी है, जिसे डोकलाम गतिरोध के रूप में जाना जाता है। वो दो विशाल एशियाई देशों के बीच खूनी झड़पों की बस एक शुरुआत थी, लेकिन 2017 में डोकलाम विवाद के 5 साल बाद भारत के अधीन एक संरक्षित हिमालयी राष्ट्र चीन के साथ सीमा मुद्दों को सुलझाने के करीब है और बीजिंग के साथ एक राजनयिक संबंध शुरू करने जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने करारा जवाब देते हुए भूटान को बड़ी नसीहत दे दी है। जी हाँ, चीन के दबाव में आकर डोकलाम कॉरिडोर को लेकर समझौता करने की कोशिश कर रहे भूटान को भारत सरकार ने आगाह किया है। भारत ने क्लियर शब्दों में भूटान से कहा है कि डोकलाम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी तरह के समझौते के वो खिलाफ है। सीमा विवाद के किसी भी समाधान से भारत के हितों पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों दरअसल राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए, हल करने के लिए चीन और भूटान बातचीत कर रहे हैं। इसको लेकर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी से मुलाकात भी की। इस दौरान चीन ने भूटान से पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने और विवादों को हल करने का आग्रह किया है। अब ऐसे में अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने भूटान से कहा है कि भारत डोकलाम कॉरिडोर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी तरह के समझौतों के खिलाफ और सीमा विवाद के किसी भी समाधान से भारत के हितों पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों साल 2017 में चीनी सेना ने इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण शुरू कर दिया था। तब भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच लंबे समय तक गतिरोध की स्थिति बनी रही थी। भूटान भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है और दशकों से भारत के साथ सैन्य साझेदारी सहित रणनीतिक संबंध रखता है। बहरहाल दोस्तों अब यह देखना होगा कि भारत के इस नसीहत का कितना असर होता है और क्या डोकलाम वास्तव में कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनकर तो नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों, डोकलाम पर कोई भी भूटान डील करता है तो भारत किसी भी कीमत पर उसको फिर बातों से नहीं सुलझाने वाला। कहीं ना कहीं भारत का एक रिश्व रूप भी डोकलाम के लिए भूटान या चीन को देखना पड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अब ये भारत नहीं जो किसी के भी आगे झुक जाए, ये नया भारत है, तो कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। आप लोग जितना ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा
ताकि हर कोई समझ सके। इस मुद्दे को चलते अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश, जंग के बीच लेबनान में मिले हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद के टॉप कमांडर्स। जी हां दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच जंग को करीब 20 दिन बीत गए हैं। अब तक दोनों ओर के 6000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जंग के बीच लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के चीफ ने हमास और इस्लामिक जिहाद के टॉप कमांडर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में इजराइल से मुकाबले की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। हिजबुल्लाह की अल मनार टीवी के मुताबिक बैठक में हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह, हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी और इस्लामिक जिहाद प्रमुख अल नखला मौजूद थे। बैठक में चर्चा हुई कि गाजा में इजराइल के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए उन्हें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इस बैठक में अन्य देशों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बात हुई। दरअसल 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से हमास और इस्लामिक जिहाद ने इजराइल पर हमला किया था। इस दौरान गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे गए थे। इतना ही नहीं, हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में घुसकर कत्लेआम भी मचाया था। दोस्तों आपको बता दें, इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान को अमेरिका ने दे डाली बहुत बड़ी चेतावनी। कहा कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर ईरान या उसके नुमाइंदे कहीं भी अमेरिकी कर्मचारियों पर हमला करते हैं तो हमें यानी अमेरिका अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। जी हाँ, इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद से अब तक ईरान बढ़ चढ़कर इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करता आया है। इस बीच अब अमेरिका ने ईरान को बड़ी धमकी दे डाली है। ब्लिंकन ने यह बात संयुक्त राष्ट्र में कही। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने चैनलों के जरिए लगातार ईरान के अधिकारियों से कह चुके हैं कि ईरान के साथ अमेरिका किसी भी तरह की लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर ईरान कोई गलती करता है तो हम अपने लोगों की सुरक्षा अवश्य करेंगे, उसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़ जाए। जी हाँ, एक और खबर की बात करें जहां समझौते भी तोड़ देंगे। जी हाँ, सैनिकों को निकालने की धमकी के बाद भारत से बोला मालदीव, कहा सैनिकों को तो निकालेंगे ही, अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझौता भी तोड़ देंगे। आपको बता दें, पिछले महीने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डॉक्टर मोहम्मद मुइजू ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बयान दिया है। मुइजू ने कहा कि भारत को अपने सैनिकों को मालदीव से निकालना होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति नवंबर के अंत में शपथ लेंगे, लेकिन पद संभालने से पहले ही उन्होंने भारत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मुइजू ने अपने चुनावी अभियान के दौरान भी इंडिया आउट का नारा दिया था। अब वे मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के साथ पूर्व में हुए समझौतों को भी तोड़ने की धमकी दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी जीत के कुछ दिनों बाद ही भारतीय राजदूत से मुलाकात की और उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ मौजूद प्रत्येक भारतीय सैन्य कर्मी को निकाला जाए। उन्होंने कहा कि हम मालदीव की धरती पर कोई विदेशी सैन्य आक्रमण नहीं चाहते। मैंने मालदीव के लोगों से यह वादा किया था और मैं पहले दिन से ही अपने वादे पर खरा उतरूंगा। जी हाँ दोस्तों, जब इतनी बात मालदीव के राष्ट्रपति ने कह ही दिया है कि वो सैनिकों को तो निकालेंगे ही, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो भारत के साथ समझौता भी तोड़ेंगे। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इसने बहुत बड़ी बात कही, अब ऐसे में भारत को वास्तव में रिटेलिएट करना ही चाहिए, तो दोस्तों भारत को क्या जवाब देना चाहिए? आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे भारत की मोदी सरकार को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत के S-400 मिसाइल से घबराया पाकिस्तान, चीन के कबाड़ फाइटर जेट से मार गिराने का किया अभ्यास। बता दें, भारतीय वायुसेना में रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के शामिल होने के बाद से ही पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है। पाकिस्तान ने हाल ही में अबाबिल मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन वो फेल रहा। पाकिस्तान अबाबिल को S-400 को मार गिराने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन अब तक उसे निराशा ही हाथ लगी है। अब पाकिस्तान चीनी फाइटर जेट की मदद से भारत के हवाई किले को ध्वस्त करने का अभ्यास कर रहा है। पाकिस्तान अभी इंडन शील्ड हवाई अभ्यास कर रहा है और उसने इस दौरान भारत के S-400 सिस्टम को नष्ट करने का ड्रिल किया है। पाकिस्तानी वायुसेना इसके लिए चीन के कबाड़ साबित हो रहे JF-17 और हाल ही में शामिल किए गए J-10C फाइटर जेट का इस्तेमाल करना चाहती है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां मैं लिख कर दे रहा हूं कि अब नहीं आएगी मोदी सरकार। जी हां, राहुल गांधी को दिए इंटरव्यू में बोले सत्यपाल मलिक। बता दें, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से बातचीत की। 28 मिनट की इस बातचीत में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा, किसान आंदोलन, MSP, जातिगत जनगणना, मणिपुर में हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर बात की। बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा कि चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, लेकिन मैं लिख कर दे रहा हूं कि ये मोदी सरकार अब नहीं आएगी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मेरी राय है कि वहां यानी जम्मू कश्मीर के लोगों को जबरदस्ती या फोर्स से ठीक नहीं कर सकते। वहां के लोगों को जीतकर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उन लोगों को विश्वास में लिया। मलिक ने कहा कि मुझे लगता है कि उनके राज्य के दर्जे को वापस करना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 370 वापस लेकर केंद्र शासित राज्य बनाया। इन्हें डर था कि कहीं राज्य की पुलिस विद्रोह ना कर दे, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस ने हमेशा केंद्र सरकार का साथ दिया। अमित शाह का वादा है कि वे राज्य का दर्जा वापस करेंगे, इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करना चाहिए और वहां चुनाव कराने चाहिए। सत्यपाल मलिक ने कहा, पता नहीं क्यों ये लोग राज्य का दर्जा वापस नहीं कर रहे।
मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था कि राज्य का दर्जा वापस करना चाहिए। मुझसे कहा गया कि कह तो दिया है, करने की क्या आवश्यकता है, चल तो रहा है, सब ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन कहां सब ठीक चल रहा है, आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं, आतंकी एक्टिव हो गए हैं, राजौरी में रोज कुछ ना कुछ होता है। ऐसे में दोस्तों पुलवामा पर सत्यपाल मलिक ने क्या कहा वो आपको बता दें। राहुल गांधी ने जब पुलवामा हमले को लेकर सवाल पूछा तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा हमले को लेकर मैं तो ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने कराया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इन्होंने उसे इग्नोर किया और उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। इनके बयान है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत याद रखना। इस दौरान राहुल गांधी ने बताया कि जब एयरपोर्ट पर शहीदों के पार्थिव शरीर लाए गए तो मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था, मैं लड़कर वहां से निकला। दोस्तों बातें तो बहुत कही इन्होंने, क्योंकि 28 मिनट का ये इंटरव्यू चला, लेकिन जो मेन मुद्दे थे वो हमने आपको बताया। लेकिन सत्यपाल मलिक के बयानों से एक चीज तो क्लियर हुआ है दोस्तों कि लगातार इन्होंने मोदी सरकार पर वार करने की कोशिश की है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा, कमेंट में लिख कर अवश्य बताइएगा। लेकिन सत्यपाल मलिक ने जो कहा है कि मैं लिख कर दे रहा हूं, अब नहीं आएगी मोदी सरकार, इस बयान को आप लोग दोस्तों क्या किस तरह से देखते हैं और क्या जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। बहरहाल ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का